Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of economics. So economics के previous lecture में आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस. उसी पार्ट को कंटिन्यूशन वे में लेते हुए आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज डिमांड एनालिसिस. सो डिमांड एनालिसिस को स्टडी करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट यू नीड टू क्लियर इन योर हेड इज डिमांड क्या होता है. पहले डिमांड को क्लियर करना ज़रूरी है, देन डिमांड की स्टडी को, डिमांड की एनालिसिस को. तो डिमांड जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनी हुई चीज़ है. जैसे कि अगर मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती हूँ अपने स्टूडेंट से, जैसे व्हाट इज़ डिमांड, तो उनका क्वेश्चन आंसर आता है कि डिमांड वांट है. ठीक है, किसी भी चीज़ को डिज़ायर करना हमारी डिमांड है. तो आप लोग मुझे बताओ कि डिमांड क्या किसी की डिज़ायर हो सकती है या किसी की वांट हो सकती है. सोच के देखना. डिज़ायर का मतलब मेरी इच्छा है, मैं ये काम खरीदना चाहती हूँ या ये सामान को खरीदना चाहती हूँ, तो दैट इज़ द डिज़ायर. ठीक है, चाहना. कोई घर को देख के ये सोचना कि ये घर मैं परचेज करना चाहती हूँ, तो दैट इज़ वांट. तो क्या डिमांड वांट है या डिमांड डिज़ायर है? तो आपका आंसर रहेगा नो, डिमांड डिज़ायर नहीं है. जब आप वीलिंग करते हो, किसी सामान को खरीदना चाहते हो और खरीदना चाहते के साथ साथ आपके पास यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट परचेजिंग पावर. आपके पास जब वो परचेजिंग पावर भी होती है जो सामान को खरीद सको, आप एबल भी होते हो, और जिस प्राइस पे वो सामान मार्केट में अवेलेबल है उस सामान के हिसाब से आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, आप प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो, तो वो बेसिकली कहलाती है डिमांड. तो डिमांड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, डिमांड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. सबसे पहले क्या बात करेंगे? विलिंगनेस प्लस विलिंगनेस के अलावा एबलनेस प्लस इसके अलावा प्राइस एट अ स्पेसिफिक प्राइस. तो ये जब तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो वो डिमांड कहलाती है. ठीक है, तो डिमांड इज़ नॉट अ डिज़ायर, डिमांड एक डिज़ायर नहीं है, डिमांड वांट भी नहीं है. ठीक है, डिमांड डिज़ायर नहीं है, डिमांड वांट भी नहीं है. लेकिन अगर डिज़ायर वांट के साथ साथ हम कुछ चीज़ें और भी मिला दें तो वो आपकी डिमांड कहलाती है. तो होपफुली आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कि आप प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको ख़रीदना चाहते हो और आपके पास इतनी परचेजिंग पावर भी है, तो वो आपकी डिमांड कहलाएंगे. डिमांड एनालिसिस. अब जब डिमांड को हम समझते हैं, कंज्यूमर के चॉइसेस को समझते हैं, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट चीज़ों पे, कंज्यूमर कैसे डिफरेंट रिएक्ट करता है जब इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, तो ये सब बेसिकली बताया गया है आपके किस में? डिमांड एनालिसिस में. डिमांड एनालिसिस ये एग्जामिन करती है हाउ कंज्यूमर चॉइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर चॉइसेस का क्या फ़र्क पड़ रहा है प्राइस पे, कंज्यूमर का क्या फ़र्क पड़ रहा है जब इनकम वेरी करती है, जब उसके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, और मार्केट की कंडीशन मीन्स डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स. कैसे डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स की वजह से भी कितने चेंजेस होते हैं वो सब बताया गया है आपका डिमांड एनालिसिस में. तो डिमांड एनालिसिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, नाउ इट हेल्प्स अस, ये मदद करता है हमें समझने में किसके बीच में रिलेशनशिप, किस किस के बीच में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. जो डिमांड एनालिसिस है वो आपको लॉ ऑफ डिमांड की तरफ लेके चलता है, जो कि आपको एक रिश्ता बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिश्ता या क्या रिलेशनशिप रहने वाला है. अब आप खुद सोच के देखो कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव ही होता है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड.
तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस जहाँ पे इंक्रीज करता है वहाँ पे डिमांड डिक्रीज होने लगती है, एंड वाइसा वर्सा, प्राइस जहाँ पे डिक्रीज करता है डिमांड वहाँ पे इंक्रीज होने लगती है। तो यही सब की जब हम स्टडी करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, तो वो डिमांड का एनालाइज करना है, डिमांड की फोरकास्टिंग है। पहले से ही फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर लो ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग आज की डेट में आसान हो। अब ये क्यों ज़रूरी है, ताकि कॉस्ट हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएँ, प्रॉफिट का मार्जिन देख पाएँ, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट इज इट इन्वेस्टिगेट, ये भी वेरीफाई करता है द वे कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर का रिएक्शन है कैसे बदल रहा है अगर प्राइस बदलते हैं, तो मेकिंग इट इजियर टू ड्रॉ डिमांड कर्व, और इसी से हमें डिमांड कर्व के बारे में पता चलता है, दैट शो केस द क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि आपको क्वांटिटी डिमांडेड दिखाता है डिफरेंट प्राइस की वेरिएशन पे, डिफरेंट प्राइस की फ्लक्चुएशंस पे, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। तो डिमांड एनालिसिस को आप समझ गए, डिमांड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। डिमांड एनालिसिस के बाद जब आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद आएगा डिमांड एनालिसिस क्या है। तो मीनिंग ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिजायर भी है, विलिंगनेस, एक कमोडिटी को खरीदने की इच्छा भी है, और उसके साथ साथ परचेजिंग पावर टू पे, जो सामान जितने का है उतने में उस सामान को पे करने की क्षमता, ठीक है, वो कहलाता है आपका डिमांड। एज स्टेटेड बाय स्टोनियर एंड हैग इन इकोनॉमिक्स, इन्होंने क्या बताया था, डिमांड का मतलब होता है एक गुड्स की हुई रिक्वेस्ट, दैट इज सपोर्टेड बाय, जो कि जहाँ पे गुड्स की रिक्वेस्ट को फॉलो करना, जहाँ पे सफिशिएंट फंड्स को कवर किया जाता है, मतलब मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है टू कवर रिक्वेस्टेड आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें डिमांड की स्टडी करनी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का क्या मतलब होता है? डिमांड एनालिसिस का मतलब जब हम डिमांड की स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि डिमांड के अंदर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है, प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि डिमांड के अंदर प्राइस फैक्टर इन्वॉल्व है, और प्राइस जो है वो किस किस से मिलके बना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये फॉलो करता है, और यही डिमांड एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइसिंग एंड रिलेटेड मैटर्स। ऑल्दो हाउ मच अ फर्म प्रोड्यूसेस, हाउ मच, कितना एक फर्म उत्पाद कर रही है, मतलब कितना एक फर्म बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितनी उसमें क्षमता होगी वो उतना ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगी, उतने ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि कंज्यूम तो कंज्यूमर करता है, तो उतना ही प्रोड्यूस करेगी। हाउ मच ऑफ द प्रोडक्शन एफर्ट शुड बी अलाइड विद द पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो जितनी उसमें डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना पड़ता है। नाउ जो डिमांड का फंक्शन होता है वो डिमांड का फंक्शन रिलेटेड टू डी एफेक्ट्स की तरीके से होता है। अब ये क्या है, डी डिनोट्स फॉर डिमांड एंड एफ डिनोट्स फॉर फंक्शन, डिमांड फंक्शन। अब इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि एनी हाउ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स डिमांड फंक्शन में आते हैं। अब आप खुद सोच के देखो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि डिमांड फंक्शन में आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एडिक्टेड है किसी चीज़ के लिए तो वो डिमांड को चेंज नहीं करेगा, वेदर द प्राइस विल गो अप एंड डाउन, है ना,
वो पर्टिकुलर कमोडिटी को करेगा ही करेगा। नाउ प्राइस पे अफेक्ट करता है। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है? प्राइस किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड घट जाती है। इसके अलावा प्राइसेस के अलावा अदर गुड्स भी हैं। अदर गुड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अदर गुड्स कौन कौन से होते हैं। इसके लिए एक ब्लैंक पेज निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो अब अदर गुड्स को समझने के लिए। अदर गुड्स की कैटेगरी में दो गुड्स होते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स and the another one is complementary goods. अब ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसको कैसे रिलेट करेंगे? सप्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं वर्क्स टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल में कार, कार में पेट्रोल में कार, बताओ। कार में पेट्रोल नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी, पेन में इंक नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है कॉम्प्लीमेंट्री वाले गुड्स के अंदर। जबकि अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वो एक दूसरे के बिना काम करते हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी। मतलब आप ये टिपिकल टाइप के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, होमोजीनियस गुड्स हैं, जिसको आप इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के बिना काम करेंगे और ये एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे, एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे। थोड़ी इनकी डिटेल में जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर इनके प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस आती है, अगर आपके प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस आती है, ठीक है, समझना, प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। सपोज कोक के प्राइस बढ़ गए तो पीपल विल शिफ्ट टू पेप्सी और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर प्राइस बढ़ते हैं कोक के तो जो आपकी पेप्सी है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशन देख पा रहे हो? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जब इसका प्राइस सेम, मतलब जैसे इसका प्राइस बढ़ा, इसका प्राइस तो सेम है, तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप कार एंड पेट्रोल की या पेन एंड इंक की बात करते हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है? अगर इंक के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो लोग क्या हो जाएंगे? पेन को भी खरीदना कम कर देंगे। पीपल विल शिफ्ट टू द अदर गुड्स, गुड्स ही खत्म कर देंगे वो वाला। तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग इसकी डिमांड कम करेंगे, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी पेन की। तो कैसा रिलेशन देख पा रहे हो आप लोग? नेगेटिव। तो ये समझ के चलना, ये कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मिस मत करके जाना, क्योंकि आगे जब मैं इसे को रिलेट करूँगी तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आपको अदर गुड्स के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। डिमांड हम पढ़ चुके, डिमांड एनालिसिस हमने पढ़ लिया, डिमांड के फंक्शंस की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे दो लेवल में इसको कंसिडर किया गया है, एक माइक्रो लेवल और एक मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल का क्या मतलब है? एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी तो इंडिविजुअल क्या देखेगा? प्राइस देखेगा। इंडिविजुअल क्या देखेगा? अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखेगा। इंडिविजुअल और क्या देखेगा? ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेशन का भी फर्क पड़ता है, ठीक है, अदर गुड्स का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है? सपोज इस पेन का जो प्राइजेस है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ
कि अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, नवंबर में इसके प्राइजेस बहुत पीक पॉइंट पे जाने वाले हैं। सपोज ये 200 का है, सपोज बोल दिया, सपोज ये 200 का है तो इसके प्राइजेस मान लो 500 जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगी, अभी खरीदने लगूंगी, क्योंकि अभी मुझे फायदा है ना, 200 का मिल रहा है। नवंबर में मैंने एक्सपेक्ट किया कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो नवंबर में प्राइजेस बढ़ेंगे तो फिर मेरा नुकसान होगा, उस टाइम पे खरीदूंगी तो मेरी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन फ्यूचर, अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अभी। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं तो मैं डिमांड भी क्या कर दूंगी, थोड़े टाइम बाद करूंगी। जैसे मान लो अभी 200 का एग्जांपल दिया था, अब मान लो 100 रुपीज होने वाला है तो मैं क्या करूंगी कि मैं अभी नहीं खरीदती, ठीक है, 200 दूंगी अभी तो मैं 100 डिमांड थोड़ा शिफ्ट ऑन कर दूंगी, डिमांड को बाद के लिए, अभी डिमांड नहीं करूंगी, बाद में डिमांड को शिफ्ट ऑन कर दूंगी। तो आप समझ पा रहे हो ये कॉन्सेप्ट्स कितनी डिटेल में क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग टाइमली बता सकते हो। डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो डिमांड फंक्शन में आते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर न्यूमरस, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, ये हाई लेवल की, मतलब पूरी कंट्री को एज अ होल मान के चल रहे हैं, मैक्रो टाइप के लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम माइक्रो वाली बात करते हैं स्मॉल इंडिविजुअल लेवल पे, तो हमारे वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारे फैक्टर्स हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब फैक्टर्स हैं। affect all the factors on the amount demanded for the commodity is called demand function. The demand function is two types. demand function कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कौन से 2 टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि कितने टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं। तो 2 टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के साथ सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, जब एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी डिमांड को एक्सपेक्ट करेगा, अपनी डिमांड को शो करेगा, तो वो होती है इंडिविजुअल। देयर इज अ फाइन रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही बारीक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है जो इज विलिंग एंड सुटेबल टू बाय, वो खरीदना चाहता है वेरियस प्राइस की सिचुएशंस पे, मतलब डिफरेंट प्राइस के होने पे वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर पर्सन, वो आपकी क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। नाउ अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहने चाहिए, जैसे कि इनकम बदलनी चाहिए नहीं, प्रेफरेंसेस नहीं चेंज होने चाहिए, प्राइजेस चेंज नहीं होने चाहिए, प्राइजेस ऑफ एफिलिएटेड गुड्स, एफिलिएटेड गुड्स में कौन से गुड्स, दोनों टाइप के गुड्स। नेक्स्ट इज रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहने चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट इज़ अ वे, ये एक रास्ता है जहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टेंस डिमांड को दिखाते हो एक स्पेसिफिक आइटम के लिए, ग्राउंडेड ऑन दियर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। अब देखो एक ग्राफ के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ दैट इज इन टेब्यूलर फॉर्म, है ना, टेब्यूलर फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो टेब्यूलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, ठीक है। ये वर्ड ध्यान से सुनते जाओ, लिखते जाओ अपनी नोटबुक में,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको रिवीजन टाइम पे हेल्पफुल होगा। डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब ये डिमांड शेड्यूल जो होता है दैट इज, अब मेंशन करूंगी, दैट इज प्राइस, और ये क्या है आपकी क्वांटिटी। प्राइजेस सपोज 10 थे, 20 थे, देन बढ़े 30, देन बढ़े 40। पहले मैं 4 क्वांटिटी परचेज करती थी, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब इंडिविजुअल की कितना अफेक्ट होता है डिमांड कर्व के ऊपर। अब यहाँ पे डिमांड शेड्यूल हो गया, ये कौन सा डिमांड शेड्यूल है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना दिया तो इंडिविजुअल मैं डिमांड कर्व भी बना देती हूँ इसी की हेल्प से। तो अब इसको कैसे बनाऊंगी? जैसे कि प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गई, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है दैट इज क्वांटिटी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है आपका प्राइस। तो प्राइस मान लो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ पे प्राइजेस हो गए 1, 2, 3, 4। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि 10 थी प्राइस, तो मैं 4 क्वांटिटी आइसक्रीम, सपोज ये आइसक्रीम की बात कर रही हूँ मैं। फिर जैसे ही 20 तो मैं 3, देन 30 प्राइस हुआ 2, देन 40 प्राइस हुआ 1। तो आप देख पा रहे हो कि जहाँ जहाँ पे ये मैच होंगे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं आपका, इसको टच करते हुए निकलेगा ग्राफ, दैट इज कॉल्ड डीडी, डिमांड कर्व। तो आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को पढ़ लिया। इंडिविजुअल ये है डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। तो इंडिविजुअल के बेसिस पे शेड्यूल को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया और कर्व को भी। अब मैं थोड़ा सा इस पे ब्राइट करना चाहती हूँ, इसको लाइट करना चाहती हूँ, कुछ और पॉइंट्स को भी कवर करूँगी यहाँ पे। दैट इज, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप कोई रिलेशनशिप देख पा रहे हो इनके बीच में और इनके बीच में, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। हाँ, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। और ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। अब जैसे जैसे आप डिमांड के बारे में और पढ़ोगे तो आप देखोगे कि डिमांड को किस तरीके से एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, देन 4, 3, 2, 1। तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपने स्टडी कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब जितने भी इंडिविजुअल, अभी मैंने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड की बात की, जब मैं सारे इंडिविजुअल के डेटास को कलेक्ट करूंगी तो वो ऐड ऑन करूंगी तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइजेस की बात करी, प्राइजेस के अंदर 10, 20, 30 एंड 40। ये क्वांटिटी डिमांडेड है ए की, ये क्वांटिटी डिमांडेड है बी की, ये क्वांटिटी डिमांडेड है सी की, ठीक है। ए बी सी 3 पर्टिकुलर पर्सन हैं। अब इनकी डिमांड क्या क्या है? 10 थी तो मान लो 1, 4, 3, 2, 1, then 5, 2, 1, 0, then 7, 5, 4, 3। तो आप देख पा रहे हो सबकी डिमांड डिक्लाइन कर रही है। जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड ऑन कर दूंगी तो ये मेरा कहलाएगा मार्केट डिमांड, मार्केट
डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व। तो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, 4 + 5 9 + 7 16, देन 3 + 2 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, देन 2 + 1 3, 3 + 4 7, 1 0 1, देन 3 हो जाएगा 4। तो ये वाला अगर मैं इस प्राइजेस को ले करके ये वाला ड्रॉ करती हूँ मार्केट डिमांड, तो मेरा कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। मार्केट डिमांड फंक्शन एक फाइन मॉडल है जो कि सारी इंडिविजुअल डिमांड को कंबाइन करता है सारे कंज्यूमर की मार्केट में, और ये दिखाता है शो द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है, सर्विस का, दैट ऑल कंज्यूमर, सारे के सारे कंज्यूमर विलिंग, तैयार है, विलिंग एंड सुटेबल टू बाय, खरीदने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइजेस पे। इट प्रोवाइड, ये ओवरऑल व्यू देता है, ओवरऑल इम्पैक्ट देता है डिमांड का फॉर अ प्रोडक्ट, जो कि पूरी इंटायर मार्केट को बताता है, जहाँ पे कंसिडर करते हैं कंबाइन गुड्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, सारी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को और सर्कमस्टांसेस को। तो ये सब हम लोगों ने मार्केट डिमांड के फंक्शंस को स्टडी कर लिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या लॉ है डिमांड का, कितनी अजम्पशंस होती हैं, उन अजम्पशंस को बारीकी से, मार्केट के अंदर एक्सटेंशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और मूवमेंट के अलावा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन सब को भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इन सब वीडियोस को भी, इन सब पॉइंट्स को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो भी बता सकते हो, उसका रिवर्ट आपको टाइमली मिल जाएगा। बाकी आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन को ऑन टॉप रखो, n नंबर ऑफ PYQs, n नंबर ऑफ MCQs करो, ताकि आपकी रिवीजन, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो सके, ओके। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।